नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू के उनका गहन अध्ययन किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से लेकर 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निर्देशक पदों का कार्य किया। 1950 से लेकर 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वो सदा अमर रहे। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिलाया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य बने रहे। उन्होंने सन 1964 से लेकर 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वो फिर दिल्ली लौटा। फिर तो ज्वार, उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्विज गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आई और अंग्रेजी प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वो एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात पर कैफियत तलब होते और चेतावनी मिलती रही। 4 वर्ष में 22 बार उनको तबादला किया गया। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुल भाषी थे, लेकिन जब देश के हित और अहित की बात आती है तो वो बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित नेहरू, जवाहरलाल जी को संसद में सुनाई, जिससे देश में भूचाल समझ गया। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चुके। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यार हो उसको समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया। ये घटना आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में एक है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर
फिरा दे हमें गांडीव गद लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इस प्रकार एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू जी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने हिंदी और राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जा सके। ये सुनकर नेहरू सहित सभा में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। और मैं देश से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जाए? क्या आपको पता है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? ये सुनकर पूरी सभा सन्न हो गई। ठसाठस भरा सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। मोदे चुप्पियां तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद कीजिए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। कौन कौन से प्रमुख इन्होंने कृतियां लिखी वो बता देता हूं दोस्तों। उनकी महान रचनाओं में है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचनाएं उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे जो है दिनकर साहब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, दिनकर जी हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। आपसे प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य और पद्य भाषा और हिंदी अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इनकी मृत्यु के बारे में बता देता हूं मैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। जन्म इनका 23 सितंबर 1908। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने